हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप सभी मुझे जानते हैं, मैं हूं आपकी मेंटर तनीषा यादव और CGSI मेंस में इंग्लिश का काफ़ी वास्ट इम्पोर्टेंस है, काफ़ी वास्ट सिलेबस है। 75 मार्क्स जो है वो आपका पूरा का पूरा निर्भर है किस पे, इंग्लिश में। और मैंने अपने चैनल पे जो इंग्लिश का एक वीडियो अपलोड किया था उसमें मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना CGSI मेंस इंग्लिश की फ्री क्लासेस में लेकर आऊँ यूट्यूब चैनल पे। तो डियर व्यूअर्स, आप यूट्यूब चैनल के थ्रू अपने CGSI मेंस का जो इंग्लिश का पोर्शन है वो बहुत ही ईजीली, बहुत ही आसानी से कवर कर सकते हैं विदाउट गिविंग एनी कॉस्ट। जी हाँ, CGSI मेंस का जो इंग्लिश का क्लासेस आपको मिलने वाली है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है। बस आपको एक काम करना है, आपको यहाँ पर स्क्रीन पर एक लोगो नजर आ रहा होगा। वेट, देखिए, नजर आ रहा है आपको लोगो? जी हाँ, दिल्ली IAS एकेडमी, जो कि अब रायपुर में आ चुका है। तो आपको मेरे चैनल के साथ साथ आपको सपोर्ट दिखाना होगा दिल्ली IAS रायपुर के यूट्यूब चैनल को। यूट्यूब चैनल का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आपको अगर CGSI मेंस की इंग्लिश की फ्री क्लासेस चाहिए तो आपको दिल्ली IAS रायपुर का जो सब्सक्राइब बटन है उसे दबाना होगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। एंड आई एश्योर यू कि आपकी जो इंग्लिश है वो काफी अच्छी हो जाएगी। एंड 75 मार्क्स में मिनिमम 70 मार्क्स जो है वो आपके पक्के हो जाएंगे अगर आप निरंतर, कंटिन्यूसली, रेगुलरली आप हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं। बेल आइकन अगर आपने दबा दिया है तो आज के बाद मेरे चैनल पे जो है CGSI मेंस की इंग्लिश क्लासेस जो है वो मेरे चैनल पे अपलोड ना होकर दिल्ली IAS रायपुर पे अपलोड होने वाली है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, ये जो मेम है, ये मेम आपने देखा होगा, ठीक? तो इस लेक्चर की जो शुरुआत है हम इस मेम के साथ करते हैं। आपको नजर आ रहा होगा क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग इंग्लिश एग्जाम। बाकी जो है वो क्या करते हैं, इसमें ग्रामर ठीक है, यही आंसर होगा। मी मी और ये जो मी है ना, ये ऑलमोस्ट 99% लोग होते हैं। ये बोलने में अच्छा लग रहा है तो यही आंसर होगा, राइट? तो अब हम इस रूल को फॉलो ना कर मैं आपको श्योर करती हूँ कि आपकी इंग्लिश काफी अच्छी हो जाएगी। जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स मुझे फॉलो कर रहे हैं, जो मुझे देख रहे हैं, आई बेट यू आप लास्ट तक ये वीडियो लेक्चर देखिए। आपको फर्स्ट लेक्चर में ही आपको समझ आने लगेगा कि आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी हो गई है, ठीक? और हमें सिर्फ काम करना है अपने ग्रामर पे। मैंने CGSI मेंस के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स है वो मैंने देखा और उसके बाद मैं ये वीडियो पर आ रही हूँ, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो कंप्लीटली बेस्ड होगा सेंटेंस पे। सेंटेंस से रिलेटेड आपको जो क्वेश्चंस आते हैं वो होंगे आपके सेंटेंस रीअरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं, प्लस आपको सेंटेंस में फाइंड आउट करना है कि इसमें एरर पोर्शन कौन सा है। तो सेंटेंस से रिलेटेड ये दो टॉपिक के क्वेश्चंस आते हैं। एक तो आपने देखा होगा जो PQRS वाले क्वेश्चंस आते हैं। PQRS वाला मतलब कि आपको सेंटेंस की रीअरेंजमेंट करनी है, और सेकंड जो आता है आपको सेंटेंस में एरर फाइंड आउट करने वाले जो क्वेश्चंस आते हैं। तो डियर व्यूवर्स, पहले हम अपने कंसेप्ट पे काम करेंगे और उसके बाद फिर मैं आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप इंग्लिश, व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश क्या है। अगर मैं बात करूं कि इंग्लिश क्या है, तो इंग्लिश क्या है व्यूअर्स, इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश एक भाषा है। अगर मैं भाषा की बात करूं तो भाषा क्या है, भाषा जो है वो किससे निकल कर आ रहा है, भाषा जो है वो साउंड से निकल कर आ रहा है। अब मैं अगर साउंड की बात करूं तो क्या आप किसी भी साउंड को भाषा कंसीडर कर लेंगे क्या? नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कुत्ता भौं भौं कर रहा है, भौंक रहा है, तो वो तो उसकी भाषा है, लेकिन वो हमें समझ नहीं आ रही है। तो अगर मैं साउंड की बात करूं तो साउंड कैसा साउंड होगा, मीनिंगफुल साउंड होना चाहिए। साउंड कैसा होना चाहिए, मीनिंगफुल साउंड होना चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा, तब वो भाषा कहलाएगा। और जब हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो किस
से मिलकर बना हुआ है, वो 26 लेटर्स के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से मिलकर बना हुआ है। और इस 26 लेटर्स को ही आप क्या कहते हो, किस नाम से जानते हो? इस 26 लेटर्स को हम अल्फाबेट के नाम से जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है अल्फाबेट। अल्फाबेट बेसिकली क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ 26 लेटर्स। अब इस अल्फाबेट से मुझे आपके प्रीवियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ एक क्वेश्चन याद आ रहा है, उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ था, ही स्टार्टेड लर्निंग अल्फाबेट्स एट द एज ऑफ 6। अब आपको इस क्वेश्चन में एरर फाइंड आउट करना था। तो बहुत सारे जो बच्चे थे उन्हें लगा कि ये तो कंप्लीटली एक करेक्ट सेंटेंस है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई एरर उन्हें नजर नहीं आ रहा था। लेकिन अगर मैं आप इस पे एरर की बात करूं तो एरर जो है ये अल्फाबेट में यहाँ पर जो एडिशनल एस जुड़ा हुआ आपको नजर आ रहा है, ये कंप्लीटली एक ब्लंडर है, एक एरर है। अब ये एरर क्यों है? देखिए, जब हम 26 लेटर्स की बात करते हैं तो इस 26 लेटर ग्रुप ऑफ 26 लेटर्स को हम क्या कहते हैं? अल्फाबेट। तो उसमें एक एडिशनल एस लगाने की जरूरत नहीं है। दिस वाज द एरर इन दैट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो अल्फाबेट है, अगर मैं इस अल्फाबेट की बात करूं तो ये अल्फाबेट को हम दो हिस्सों में, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका वॉवल्स और दूसरा होता है आपका कॉन्सोनेंट्स। अल्फाबेट जो है वो अगेन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक होता है आपका वॉवल्स और दूसरा होता है आपका कॉन्सोनेंट्स। तो सबसे पहले अगर मैं आपकी बात करूं कि वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, तो डियर व्यूअर्स, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं यही मिलकर आपका क्या बनाते हैं? यही मिलकर आपका एक वर्ड बनाते हैं। तो वॉवल्स क्या होते हैं? वॉवल्स होते हैं आपके ए, ई, आई, ओ, यू, ये आपके वॉवल्स होते हैं। और कॉन्सोनेंट्स क्या हो गए? इनके अलावा जितने भी बचे हुए लेटर्स हुए अल्फाबेट के अंदर वो सभी आपके क्या कहलाएंगे? कॉन्सोनेंट्स कहलाएंगे। जैसे बी, सी, डी, एफ, जी एंड सो ऑन। ठीक, तो वॉवल्स आपके क्या हो गए? ए, ई, आई, ओ, यू जो हो गए वो आपके वॉवल्स हो गए, और बाकी उसके अलावा जितने भी लेटर्स बचे वो सारे के सारे आपके क्या हो गए? कॉन्सोनेंट्स हो गए। चलिए अब देखिए, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स मिलकर क्या बनाते हैं? वर्ड बनाते हैं। वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स मिलकर क्या बनाते हैं? वर्ड बनाते हैं। तो चलिए मैं क्या करती हूँ, ये इसमें एक ये आपको नजर आ रहा है ई, ये आपका वॉवल है। कॉन्सोनेंट आपको नजर आ रहा है, कॉन्सोनेंट आपका क्या है? पी और एन। तो क्या ये आपका वर्ड हो गया? क्या आपको इसका मतलब समझ में आ रहा है कि मैंने क्या लिखा है? नहीं। तो डियर व्यूअर्स, वर्ड का डेफिनेशन क्या होगा? अगर मैं वर्ड की डेफिनेशन की बात करूं तो वर्ड का डेफिनेशन क्या होता है? वर्ड का डेफिनेशन होता है कि वर्ड जो है वो आपका क्या होता है? वर्ड होता है आपका मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। अगर मैं वर्ड की बात करूं तो वर्ड जो है, वर्ड आपका क्या होगा? मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। वर्ड जो है, वर्ड आपका क्या होगा? मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स को आप क्या कहोगे? वर्ड कहोगे। इट मीन्स कि यहाँ पर ये जो आपको जम्बल्ड वर्ड नजर आ रहा है, इट इज नॉट अ वर्ड, क्योंकि इसका अपने आप में कोई मतलब नहीं है। तो ये आपके सिर्फ और सिर्फ क्या हो गए? दे आर जस्ट अ ग्रुप ऑफ लेटर्स जिनका आपस में कोई मतलब निकल कर नहीं आ रहा है। तो मैंने क्या किया, इस जम्बल्ड वर्ड को अरेंज किया और मैंने यहाँ पर लिख दिया कुछ इस तरीके से। अब आपको कंप्लीटली समझ में आ रहा है कि मैं एक पेन की बात कर रही हूं, तो ये आपका क्या हो गया? वर्ड हो गया। तो वर्ड की डेफिनेशन क्या हुई डियर व्यूअर्स? मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। ओके, चलिए अब देखिए, अब क्या होता है कि यहाँ पर से मुझे एक और क्वेश्चन जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज स्पेलिंग टेस्ट। स्पेलिंग टेस्ट वाला भी आपको याद आ रहा होगा कि ऐसे क्वेश्चंस भी जो है आपको जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर मैंने एक बात कही, एक वर्ड कहा, वर्ड का डेफिनेशन।
अब देखिए बचपन से क्या होता है कि हम एक वर्ड सुनते आ रहे हैं, परिभाषा जिसे कहते हैं, वो क्या है, डेफिनेशन। एक तो मुझे ये स्पेलिंग नजर आ रही है, दूसरी तरफ मुझे ये स्पेलिंग नजर आ रही है, दैट इज डेफिनेशन। तो अब होता क्या है कि अगर आपको स्पेलिंग टेस्ट दे दिया जाए और उसमें आपसे ये पूछा जाए कि इन दोनों में से कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है, तो आप क्या करते हैं, क्योंकि बचपन से ही आप डेफिनेशन को डेफिनेशन प्रोनाउंस करते हुए आ रहे हैं, तो इसीलिए आपको ये लगता है कि दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग। बट नहीं, अगर मैं डेफिनेशन की करेक्ट स्पेलिंग की बात करूं तो डेफिनेशन की करेक्ट स्पेलिंग ये होती है। ठीक, तो ये गलती आपकी नहीं है, गलती हमारी है। हम बचपन से अपनी बोलचाल की भाषा में डेफिनेशन 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 करते आते हैं, इसीलिए वो हमें लगता है कि दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग, बट नॉट। डेफिनेशन की करेक्ट स्पेलिंग ये है। तो मैं आपको एक टिप देना चाहूंगी कि अगर आपको अपनी स्पेलिंग टेस्ट वाला जो पोर्शन है उसमें आपको एक्सेल करना है, अच्छा करना है, तो जस्ट आपको काम करना होगा अपने प्रोनाउंसिएशन में। आपको किस में काम करना होगा, प्रोनाउंसिएशन में। हम किसी भी वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं, हम किसी भी वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं और उस प्रोनाउंस करने के मेथड को, प्रोसेस को आप क्या कहते हो, प्रोनाउंसिएशन कहते हैं। बच्चे जबरदस्ती इस एन यू के बीच में ओ लगा देते हैं और उन्हें लगता है कि प्रोनाउंस हम करते हैं तो उस प्रोसेस को प्रोनाउंसिएशन कहा जाता है, बट नहीं, उस प्रोसेस को प्रोनाउंसिएशन कहा जाता है। तो आपको अगर आप स्पेलिंग टेस्ट में एक्सेल करना है तो जस्ट यू हैव टू वर्क ऑन योर प्रोनाउंसिएशन, राइट। आपकी प्रोनाउंसिएशन जितनी अच्छी होगी, आप किसी भी वर्ड को जितना अच्छे से प्रोनाउंस करेंगे, आपकी स्पेलिंग टेस्ट पे उतने ही अच्छे से एक्सेल करते चले जाएंगे। चलिए तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब हमने देख लिया कि वर्ड जो है, वर्ड बेसिकली क्या है, इट इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विथ कंप्लीट मीनिंग। वर्ड की डेफिनेशन क्या हुई व्यूअर्स, वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विथ मीनिंगफुल यूनिट ही आपका क्या कहलाता है, वर्ड कहलाता है। अब अगर मैं वर्ड को डिफाइन करूं या वर्ड को मैं अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिवाइड करूं, तो इसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो है वर्ड को हम डिवाइड करते हैं। जैसे आपका होता है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो वर्ड को मैंने अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। क्या क्या, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। चलिए अब एक एक करके हम इन सब का क्विक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इन सब को हम बहुत ही ब्रीफली डिस्कस करेंगे। आपके पास अगर हम मोटा मोटा टाइम मान के चले तो 1 महीने का टाइम होगा, जिसमें से आई एश्योर यू कि विद इन 20 to 25 डेज आपका 75 मार्क्स का जो इंग्लिश का पोर्शन है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिल्ली IAS रायपुर के यूट्यूब चैनल पे आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जाइए और दिल्ली IAS रायपुर का जो सब्सक्राइब बटन है उसे दबाइए। चलिए, तो नाउन की अगर मैं बात करूं तो नाउन आपका क्या होता है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन क्या होता है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन की अगर मैं बात करूं तो प्रोनाउन जो है इट रिप्लेसेस अ नाउन। प्रोनाउन क्या करता है, प्रोनाउन क्या करता है, प्रोनाउन रिप्लेसेस अ नाउन, रिप्लेसेस अ नाउन। अब हम बात करते हैं आपके थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ड या थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच की, दैट इज एडजेक्टिव। मैंने यहाँ पर जो है ये वर्ड बहुत ही भार देके बोला, एडजेक्टिव। बचपन से ही हम इस वर्ड को क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। बट डियर व्यूअर्स, दिस इज अ गलत, ठीक है, वेरी रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड। अगर मैं इस वर्ड की बात करूं तो ये जो वर्ड है ये आपका क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। ADJ, ए और जे के बीच में जो डी आता है ये हमेशा ही साइलेंट होता है। ए और जे के बीच जो डी आता है ये हमेशा ही साइलेंट होता है। अगर मैं बात करूं अपनी डेली लाइफ में, तो अपनी डेली लाइफ में जो है हम एक
एक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, दैट वर्ड इज एडजस्ट। मैं एडजस्ट कर लूंगी यार, मैं एडजस्ट कर लूंगा यार, नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको एडजस्ट करने की, आपको जरूरत है एडजस्ट करने की, राइट। ए और जे के बीच जो डी आता है वो साइलेंट होता है, तो आपको जरूरत है एडजस्ट करने की। वैसे ही मैथ्स में हम एक एंगल पढ़ते हैं, दैट इज adjacent angles, but that is not adjacent angle, that is adjacent angle। ठीक, तो अगर मैं एडजेक्टिव बोलूं तो एडजेक्टिव जो है वो गलत है, दिस इज व्हाट, दिस इज एडजेक्टिव। तो व्हाट इज एडजेक्टिव? एडजेक्टिव क्या होता है? इट क्वालिफाइज अ नाउन, इट क्वालिफाइज अ नाउन। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, मैडम क्या पढ़ा रही है, हम इन सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक एक करके ब्रीफली डिस्कस करने वाले, सब पर एक एक वीडियो आएगी। तो अभी हम सिर्फ और सिर्फ एक क्विक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, सेंटेंस। हमें क्या पढ़ना है, सेंटेंस। तो सेंटेंस पढ़ने से पहले हमें कुछ तो बेसिक देखना होगा, ठीक। तो अभी हम वही बेसिक देख रहे हैं। चलिए फिर बात करते हैं वर्ब। तो वर्ब किसको बताता है? एक्शन को। एडवर्ब, इट रिप्लेसेस अ वर्ब, इट रिप्लेसेस अ वर्ब। प्रेपोजिशन जो है, प्रेपोजिशन जो है इट इज रिलेटेड टू पोजीशन। प्रेपोजिशन जो है इट इज रिलेटेड टू पोजीशन। इट मींस व्हाट, कि ये किसी दो अलग अलग वर्ड्स की पोजीशन को डिफाइन करता है। तो प्रेपोजिशन इज व्हाट, इट इज रिलेटेड टू पोजीशन। अब मैं बात करती हूँ कंजंक्शन की। तो कंजंक्शन इज अ कनेक्टिंग वर्ड। किसी दो वर्ड्स को अगर आपको कनेक्ट करना है तो वो किसके थ्रू होगा? किसके थ्रू होगा? कंजंक्शन के थ्रू होगा। इट इज बेसिकली अ कनेक्टिंग वर्ड। अब आते हैं लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच, दैट इज इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन क्या है? सपोज एक ग्रुप ऑफ बॉयज बैठे हुए हैं और वहां से एक सुंदर लड़की, सुंदर सी कन्या गुजर कर जा रही है, तो एक लड़की के मुंह से तुरंत निकल जाएगा वाह, राइट। या और मैं और एक अच्छा एग्जांपल दूं, सपोज आप अभी एक वीडियो, आप मेरा ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं और बाजू से कहीं आपको ऐसे फन फैलाता हुआ एक सांप नजर आ जाए, तो आपके मुंह से जो प्रतिक्रिया निकलेगी, जो आपका रिएक्शन होगा, उसकी वजह से आपके मुंह से जो भी वर्ड निकल रहा है, दैट इज इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन इज बेसिकली सडन फीलिंग एक्सप्रेसिव वर्ड इज योर इंटरजेक्शन। तो चलिए देख लेते हैं। आपने, अब आप समझ गए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच का हमने क्विक इंट्रोडक्शन देख लिया है। तो यहां से हमें समझ आ गया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो बेसिकली होता क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वर्ड जो है वो हमने देख लिया। वर्ड जो होता है इट इज अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स होता है, ठीक। अच्छा, अब देखिए, अब वर्ड जो हमने समझ लिया, वर्ड जो है इट इज व्हाट, इट इज अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स, ओके। अब मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, मैंने एक वर्ड लिखा राम, और मैंने एक दूसरा वर्ड लिखा श्याम। तो राम और श्याम बेसिकली क्या है? राम और श्याम बेसिकली नाउन है। नाउन क्या होता है? इट इज अ नेमिंग वर्ड, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, सिटी एंड ब्ला ब्ला। बचपन से हम यही डेफिनेशन पढ़ते हुए आ रहे हैं नाउन की। तो नाउन क्या है? राम क्या है? आपका नाउन। श्याम क्या है? आपका नाउन। एंड आपका क्या हो गया? कंजंक्शन, क्योंकि दो वर्ड को कनेक्ट कौन करता है? कंजंक्शन कनेक्ट करता है। अब मैंने ये लिख दिया और यहाँ पर छोड़ दिया। क्या आपको समझ में आया कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ? नहीं समझ में आया, राइट। तो इट मीन्स व्हाट, कि यहाँ पर जो राम एंड श्याम लिखा है, ये एक सेंटेंस नहीं है, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका अपने आप में कोई मतलब, कोई सेंस निकल कर नहीं आ रहा है। ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं। ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग, जिसका कोई मीनिंग निकल कर नहीं आ रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं। तो अगर मैं फ्रेज की बात करूं तो फ्रेज जो है, देखिए फ्रेज जो है इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग। और ये जो होते हैं ये आपके तीन तरीके के होते हैं, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज। घबराइए नहीं, ये हम आगे के लेक्चर्स में बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ब्रीफली कवर करने वाले हैं। अभी मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड्स अगर आपस में मिलेंगे जिसका अपने आप में कोई मतलब निकल कर नहीं आएगा, विदाउट कंप्लीट मीनिंग, तो वो क्या कहलाएगा? तो वो फ्रेज कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब हम बात करते हैं सेंटेंस की। तो सेंटेंस क्या होता है? फ्रेज
की तो बात हमने कर ली कि फ्रेज क्या है। फ्रेज क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग। अब अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, जो कि आज का हमारा मेन मुद्दा है, वो है सेंटेंस। तो अगर मैं सेंटेंस की बात करूं तो सेंटेंस क्या है डियर व्यूअर्स? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ कंप्लीट मीनिंग। मतलब सेंटेंस इज व्हाट? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ कंप्लीट मीनिंग। आपका क्या हो जाएगा? सेंटेंस हो जाएगा। चलिए मैं आपके सामने कुछ 2-3 सेंटेंस पेश करती हूँ, आप मुझे बताइए क्या वो सही है या नहीं। मुझे काट कर आम खिलाओ, बच्चों को उबाल कर दूध पिलाओ। तो यहां पर मैं बच्चे को उबाल रही हूँ या दूध को उबाल रही हूँ? मुझे काट कर आम खिलाओ, मुझे काट दो और आम खिलाओ। इट मीन्स व्हाट? कि मैंने आपके पास जो सेंटेंस कहा, ठीक, उसमें क्या हो रहा है कि आपको उस सेंटेंस का मतलब समझ तो आ रहा है, बट यहाँ पर सेंटेंस में वर्ड्स की जो अरेंजमेंट है वो प्रॉपर नहीं है। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है कि सेंटेंस में हमें जो काम करना था, जैसे मैंने अभी आपको कहा मुझे काट कर आम खिलाओ, तो यहाँ पर गड़बड़ है वर्ड्स की अरेंजमेंट की। इट मीन्स व्हाट? कि जब हम सेंटेंस की बात करते हैं तो सेंटेंस में हमें किसका ध्यान रखना है? अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स का ध्यान रखना है। मेहमानों को प्लेट में रखकर खाना दो, तो ये सेंटेंस तो है, लेकिन यहां पर गड़बड़ी किसकी है? अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स की। तो हमें किसका ध्यान रखना है? जब हम सेंटेंस की बात करते हैं तो सेंटेंस में हमें किसका ध्यान रखना है? अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स का ध्यान रखना है डियर व्यूअर्स। और जहां पर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स ना दिखाई दे, वहां पर सेंटेंस जो है वो आपका गलत हो जाता है। और ग्रामर में उसी एरर को हम किस नाम से जानते हैं? सिंटेक्स एरर के नाम से जानते हैं। ग्रामर में उसी एरर को सिंटेक्स एरर के नाम से जाना जाता है, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है CGSI मेंस इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए सेंटेंस में हम किसकी बात करेंगे? अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। और इसी अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स को आप क्या कहते हो? स्ट्रक्चर कहते हो। मतलब सेंटेंस जो है वो आपका प्रॉपरली स्ट्रक्चराइज्ड होना चाहिए, तब जाके वो आपका स्ट्रक्चर जो है सेंटेंस का वो सही होता है। और जहां पर सेंटेंस में अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स की गड़बड़ी होती है उसे हम सिंटेक्स एरर के नाम से जानते हैं। चलिए देखिए, अब अगर मैं, तो जैसे मैंने आपको कहा मेहमानों को प्लेट में रखकर खाना दो, तो ये यहाँ पर वर्ड्स की थोड़ी अरेंजमेंट में, थोड़ी नहीं बहुत ही गड़बड़ है, बहुत ज्यादा गड़बड़ है। तो जब हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस तरीके का होना चाहिए पहले हम वो देखते हैं। जैसे देखिए, अगर हम किसी सेंटेंस को डिजाइन कर रहे हैं, कोई सेंटेंस हम डेवलप कर रहे हैं, तो उसमें 3 मेजर चीजें होती हैं। क्या क्या? एक तो होगा उसमें सब्जेक्ट, दूसरा होगा उसमें वर्ब, और तीसरा होगा उसमें ऑब्जेक्ट। अगर हम कोई सेंटेंस डिजाइन कर रहे हैं, अगर हम कोई सेंटेंस फ्रेम कर रहे हैं, तो उसका स्ट्रक्चर 3 चीजों से मिलकर बना होगा। एक होगा सब्जेक्ट, एक होगा वर्ब, और एक होगा आपका ऑब्जेक्ट। ठीक, तो अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो सब्जेक्ट क्या होता है? हीरो ऑफ द सेंटेंस। सब्जेक्ट बेटा क्या होगा डियर व्यूअर्स? क्या होगा? हीरो ऑफ द सेंटेंस होगा। इट मींस कि हम पूरे सेंटेंस में किसके बारे में बात कर रहे हैं, वो सेंटेंस का क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। फिर हम बात करते हैं वर्ब। वर्ब किसको रिप्रेजेंट करता है? अभी हमने देखा वर्ब जो है वो आपका किसका रिप्रेजेंट करता है? एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो वर्ब जो है वो आपके 2 तरीके के वर्ब होंगे, एक आपका हेल्पिंग वर्ब होगा और दूसरा आपका मेन वर्ब होगा। एक आपका हेल्पिंग वर्ब होगा और दूसरा आपका मेन वर्ब होगा। तो सब्जेक्ट के बाद आपका कौन आएगा? हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका कौन आएगा? मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? जो कि मेन वर्ब को हेल्प कर रहा होता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के साथ इज, एम, आर लिखा हो, वो आपका क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब। और मेन वर्ब जो है, जो कि आप जो भी एक्शन कर रहे हो वो आपका मेन वर्ब हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। जो थर्ड पार्ट होता है किसी सेंटेंस को जब आप फ्रेम करते हैं, वो होता है आपका ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट आपका क्या होता है बच्चों? ऑब्जेक्ट जो है वो आपका बनता है सब्जेक्ट और वर्ब से मिलकर जो बनता है वो आपका होता है ऑब्जेक्ट। देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब जो मिलकर बनाते हैं वो आपका क्या होता है? ऑब्जेक्ट। जैसे मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देती हूँ। सपोज ही इज
वॉचिंग टेलीविजन, ही इज वॉचिंग टेलीविजन। ठीक, तो ही जो है इस पूरे सेंटेंस में हम किसकी बात कर रहे हैं, ही की बात कर रहे हैं, तो ही आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इज आपका क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। वॉचिंग आपका क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। अब ये जो ही जो है सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट। तो ही जो है वो क्या कर रहा है, देख रहा है, क्या देख रहा है, टेलीविजन देख रहा है। तो ये आपका क्या हो गया बेटा, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, तो अगर हमें कोई भी सेंटेंस को फ्रेम करना है तो कोई भी सेंटेंस किस तरीके से फ्रेम होगा, सबसे पहले हम बात कर लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब को, फिर हम लिखेंगे मेन वर्ब को, और फिर हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट को। तो चलिए अभी तक हमने जो भी सीखा उसको हम अप्लाई करके देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ सेंटेंसेस देखते हैं और उसकी हम एनालिसिस करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पर आपको स्क्रीन में कुछ सेंटेंसेस नजर आ रहा है। अब हम इन सेंटेंसेस की एनालिसिस करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहला है आपके पास, रमेश हैज डिसाइडेड द टीम। तो रमेश आपका क्या हो गया, इस पूरे सेंटेंस में हीरो कौन है, हम किसकी बात कर रहे हैं, रमेश की बात कर रहे हैं। तो रमेश जो है वो आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट। हैज जो है ये आपका क्या हो गया बेटा, हेल्पिंग वर्ब। डिसाइडेड इज योर मेन वर्ब। टीम, द टीम आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखिए, मनोज विल असिस्ट द बॉयज। तो ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट। will is your helping verb, assist is your main verb, the boys is your object. Now अब थर्ड और फोर्थ सेंटेंस आप जरा देखिए, थर्ड और फोर्थ सेंटेंस आप जरा देखिए, यहां से आपकी जो परीक्षा है वो स्टार्ट होती है। पहला सेंटेंस आपको दिया हुआ है, माई फ्रेंड राहुल इज रीडिंग सम बुक्स, और दूसरा है राहुल माई फ्रेंड इज रीडिंग सम बुक्स। नाउ अब आपको बताना है कि इन दोनों सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। ठीक, सबसे पहला प्रश्न, सबसे पहला एप्लीकेशन हम यहाँ पर देखने वाले हैं, जो भी अभी तक हमने सीखा है यहां से हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखिए, माई फ्रेंड राहुल इज रीडिंग सम बुक्स, ये तो सुनने में अच्छा लग रहा है। राहुल माई फ्रेंड इज रीडिंग सम बुक्स, ये भी सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन माई फ्रेंड राहुल जो है वो ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सही होगा और ये गलत होगा, बट ये बिल्कुल गलत है। ठीक, दिस इज योर करेक्ट सेंटेंस एंड दिस इज योर रॉन्ग सेंटेंस। अब ऐसा क्यों हो रहा है, चलिए देखते हैं। हमने बोला कि अगर हम कोई भी सेंटेंस फ्रेम कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहला क्या होगा, सब्जेक्ट, फिर होगा आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर होगा आपका मेन वर्ब, और फिर होगा आपका ऑब्जेक्ट। ठीक, तो अब यहां पर देखिए, माय फ्रेंड राहुल, ये आपका सब्जेक्ट तो नहीं होगा, क्योंकि सब्जेक्ट यहां पर आप किसकी बात कर रहे हो, राहुल की बात कर रहे हो, तो राहुल जो है वो आपका सब्जेक्ट होगा। ठीक, तो अब देखिए यहां पर राहुल जो है ये आपका सब्जेक्ट है, इज जो है दिस इज योर हेल्पिंग वर्ब, रीडिंग इज योर मेन वर्ब, सम बुक्स इज योर ऑब्जेक्ट। तो अब माय फ्रेंड क्या है, राहुल की एडिशनल इंफॉर्मेशन है माय फ्रेंड। राहुल कौन है, मेरा दोस्त है, मतलब मैं बता रही हूं कि राहुल मेरा दोस्त है। राहुल की एडिशनल इंफॉर्मेशन इज माय फ्रेंड, तो ये आपका क्या है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है। इस एडिशनल इंफॉर्मेशन को आप क्या कहते हो, एट्रीब्यूट कहते हो। तो यहां पर हमें एक नया फ्रेम करने का, सेंटेंस को फ्रेम करने का एक नया आइडिया मिला, दैट इज कि सबसे पहले आप क्या लिखोगे बेटा, सब्जेक्ट लिखोगे, उसके बाद आप क्या लिखोगे, एट्रीब्यूट को लिखोगे, फिर उसके बाद आप किसे लिखोगे, हेल्पिंग वर्ब को, फिर मेन वर्ब को, और फिर ऑब्जेक्ट को। ठीक, तो किसी सब्जेक्ट की अगर आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी है वो आपका क्या कहलाता है, एट्रीब्यूट कहलाता है। और एट्रीब्यूट को आप हमेशा सब्जेक्ट के बाद लिखते हो, ना कि सब्जेक्ट से पहले। तो उस हिसाब से आपका थर्ड वाला जो सेंटेंस है वो गलत हो जाता है, इट इज अ कंप्लीटली अ रॉन्ग सेंटेंस। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। फिफ्थ सेंटेंस देखिए, द ग्रेट अकबर रूल्ड मैजेस्टिकली। अगर किसी को एट्रीब्यूट का नॉलेज नहीं है तो उसे देखकर ये लगेगा कि दिस इज अ राइट सेंटेंस, ये कंप्लीटली सही है, जो कि गलत है। यहां पर देखिए अकबर जो है, अकबर आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। अकबर इज योर सब्जेक्ट,
रूल्ड जो है ये आपका मेन वर्ब हो जाएगा, मैजेस्टिकली इज योर ऑब्जेक्ट। इट मीन्स व्हाट, द ग्रेट, अकबर की एडिशनल इंफॉर्मेशन की वो काफी महान थे, द ग्रेट थे, तो ये आपका क्या है, एट्रीब्यूट है जिसे सब्जेक्ट के बाद लिखा जाना चाहिए। तो ये आपका क्या हो गया, दिस इज अ रॉन्ग सेंटेंस। इसका सही सेंटेंस क्या होना चाहिए, अकबर द ग्रेट रूल्ड मैजेस्टिकली। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और सेंटेंसेस की एनालिसिस करते हैं। चलिए पहला देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द स्टूडेंट्स हैव टेकन द डिसीजन। द स्टूडेंट्स जो है ये आपका सब्जेक्ट हो गया, हैव जो है वो आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, टेकन जो है ये आपका मेन वर्ब हो गया, डिसीजन जो है ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, मिस्टर गुप्ता जो है ये आपका सब्जेक्ट हो गया, द प्रोफेसर दैट इज योर एट्रीब्यूट। मिस्टर गुप्ता कौन है, प्रोफेसर है, मिस्टर गुप्ता की एडिशनल इंफॉर्मेशन इज एट्रीब्यूट। will, helping verb, take, main verb, the responsibility is your object। चलिए अब देखिए, the questions of this exercise। अच्छा यहाँ पे तो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, दया कुछ तो गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, the questions of this exercise confused us। अच्छा नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इस पे वापस आएंगे, लौटेंगे। the principal of our college। अच्छा प्रिंसिपल कहाँ के हैं, हमारे कॉलेज के हैं। हेड, हेड जो है ये आपका हेल्पिंग वर्ब, ऑर्गेनाइज जो है वो आपका मेन वर्ब, कैंप जो है दिस इज योर ऑब्जेक्ट। ठीक, अब देखिए प्रिंसिपल जो है वो कहाँ के हैं, वो हमारे कॉलेज के हैं, मतलब प्रिंसिपल जो है ये आपके कौन हो गए, सब्जेक्ट हो गए। प्रिंसिपल कहाँ के हैं, हमारे कॉलेज के हैं। सिमिलरली देखिए क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चंस कहां से निकल कर आ रहे हैं, एक्सरसाइज से निकल कर आ रहे हैं। क्वेश्चंस किसका पार्ट है, एक्सरसाइज का पार्ट है, तो ये आपका क्या कहलाता है बेटा, पार्टिटिव कहलाता है। ये आपका क्या कहलाता है, पार्टिटिव कहलाता है। और इंग्लिश ग्रामर में आप इसे एडजंक्ट के नाम से जानते हैं, इंग्लिश ग्रामर में आप इसे एडजंक्ट के नाम से जानते हैं। और एडजंक्ट जो है वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगाया जाता है। प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा कि सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लगाना होता है, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट इज योर एडिशनल इंफॉर्मेशन, फिर आता है आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका आता है मेन वर्ब, और फिर आपका आता है ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर हम एक नई चीज सीख रहे हैं, और वो नई चीज क्या है कि सब्जेक्ट के बाद आपका कौन आ रहा है, पार्टिटिव आ रहा है। सब्जेक्ट के बाद आपका कौन आ रहा है, पार्टिटिव आ रहा है, या इसे आप क्या कहते हैं, एडजंक्ट कहते हैं। और ये एडजंक्ट, उसके बाद आपका कौन आएगा, हेल्पिंग वर्ब, फिर कौन आएगा आपका मेन वर्ब, और फिर कौन आएगा आपका ऑब्जेक्ट आएगा। तो अब देखिए क्वेश्चन जो है वो किससे निकल कर आ रहे हैं, एक्सरसाइज से निकल कर आ रहे हैं। एक्सरसाइज का पार्ट है तो उसे हम क्या कहते हैं, पार्टिटिव। ग्रामर भाषा में इसे, इंग्लिश ग्रामर में हम इसे क्या कहते हैं, एडजंक्ट। कंफ्यूज्ड जो है ये आपका मेन वर्ब, ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। सिमिलरली प्रिंसिपल जो है कहाँ का है, हमारे कॉलेज का है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एडजंक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि मैम एट्रीब्यूट और पार्टिटिव ये हम कैसे पहचानेंगे कि वो एट्रीब्यूट है। जैसे देखिए प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉलेज है ना, किसके, कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, तो आप बोल सकते हो कि कॉलेज प्रिंसिपल जो है वो हमारे कॉलेज के, तो प्रिंसिपल की एडिशनल इंफॉर्मेशन तो हुई। तो यहाँ पर क्या होता है कि एट्रीब्यूट और पार्टिटिव को पहचानने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है कि पार्टिटिव के पहले आपको प्रीपोजिशन लिखा हुआ नजर आएगा। क्या नजर आएगा आपको, प्रीपोजिशन लिखा हुआ नजर आएगा। जैसे देखिए यहाँ पर आपको, दिस इज योर एक्सरसाइज जो है ये आपका पार्टिटिव है, इसके पहले आपको प्रीपोजिशन लगा हुआ नजर आएगा, तो वो आपका क्या कहलाता है, एडजंक्ट कहलाता है या पार्टिटिव कहलाता है। वहीं पर आप देखिए एट्रीब्यूट के पहले आपको किसी भी तरीके का प्रीपोजिशन जो है वो नजर नहीं आएगा। यहाँ पर आपको किसी भी तरीके का प्रीपोजिशन नजर नहीं आया है, तो मिस्टर गुप्ता द प्रोफेसर आपका क्या हो गया, एट्रीब्यूट हो गया, यानी कि मिस्टर गुप्ता का एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गया। इस तरीके से आप एट्रीब्यूट और पार्टिटिव के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस, संजीव इज अ नाइस डॉक्टर। अब यहाँ पर आपको क्या कंफ्यूजन होगा कि डॉक्टर, आपका जो डॉक्टर है वो सब्जेक्ट है या संजीव सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए संजीव जो है, हम इस पूरे सेंटेंस में किसकी बात कर रहे हैं, संजीव की बात कर रहे हैं। तो संजीव जो है, ये संजीव आपका क्या हो गया,
सब्जेक्ट हो गया। और संजीव एक अच्छा डॉक्टर है, मतलब वो क्या कर रहा है, सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन दे रहा है, सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, सब्जेक्ट की तारीफ कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट की जगह में लिखा हुआ सब्जेक्ट का एडिशनल इंफॉर्मेशन या सब्जेक्ट की तारीफ या सब्जेक्ट के बारे में बताना क्या कहलाता है बेटा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट की जगह लिखा हुआ सब्जेक्ट का एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। तो संजीव आपका सब्जेक्ट हो गया, इज आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, और ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। प्राजक्ता बिकेम एन एक्ट्रेस, तो प्राजक्ता जो है, प्राजक्ता इज योर सब्जेक्ट, बिकेम इज योर मेन वर्ब एंड एक्ट्रेस इज योर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। चलिए आगे बढ़ के हम कुछ और सेंटेंसेस की एनालिसिस करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है विजेंद्र एंजॉयज द सिचुएशन, तो यहां पर ये जो है दिस इज योर सब्जेक्ट, दिस इज योर मेन वर्ब एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। ठीक, माधुरी द फाइनेस्ट एक्ट्रेस जॉइन द बॉलीवुड, माधुरी आपका सब्जेक्ट, द फाइनेस्ट एक्ट्रेस, यहां पर किसी भी तरीके का कोई प्रेपोजिशन नहीं है, तो ये आपका क्या हो गया, एट्रीब्यूट, joined is your main verb and this is your object। अच्छा, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एट्रीब्यूट यानी कि सब्जेक्ट का एडिशनल इंफॉर्मेशन हमेशा सब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है। इसके पीछे का रीजन क्या है, चलो वो भी मैं समझा देती हूँ। जैसे देखिए, सब्जेक्ट के बाद हम हमेशा लिखते हैं एट्रीब्यूट को, यानी कि सब्जेक्ट की एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है दैट इज एट्रीब्यूट, वो हम हमेशा सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है, जैसे देखिए यहाँ पर पहले स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, माधुरी, माधुरी द फाइनेस्ट एक्ट्रेस। अगर मैं इसको द फाइनेस्ट एक्ट्रेस, द फाइनेस्ट एक्ट्रेस माधुरी लिखूं तो ये भी तो सही ही है, क्या गलत है उसमें। जैसे अब पहले हमने फर्स्ट स्लाइड में किया था राहुल माय फ्रेंड राहुल, हमने राहुल माय फ्रेंड वाले सेंटेंस को करेक्ट किया था, माय फ्रेंड राहुल वाले सेंटेंस को गलत किया था। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, द रीजन बिहाइंड इट कि सब्जेक्ट और एट्रीब्यूट के बीच यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या होता है कि हम सब्जेक्ट के बाद एट्रीब्यूट को इसलिए लगाते हैं क्योंकि अगर हम इसे एक्सपैंड करेंगे तब भी सेंटेंस का मीनिंग जो है वो चेंज नहीं होगा। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एक्सपैंड, एक्सपैंड से आप क्या समझते हो। अगर मैं इसको एक्सपैंड करना चाहूं तो मैं इसको कैसे एक्सपैंड कर सकती हूँ, माधुरी हु इज द फाइनेस्ट एक्ट्रेस जॉइंड द बॉलीवुड, मतलब मैं क्या कह रही हूँ कि माधुरी जो कि एक फाइनेस्ट एक्ट्रेस है उसने बॉलीवुड ज्वाइन किया। अगर मैं द फाइनेस्ट एक्ट्रेस माधुरी, अगर मैं इसको एक्सपैंड करने की कोशिश करूं तो ये कैसे एक्सपैंड होगा, द फाइनेस्ट एक्ट्रेस हु इज माधुरी, इससे पूरा सेंटेंस का जो मीनिंग है वो चेंज हो गया। दिस इज द रीजन कि हम हमेशा एट्रीब्यूट को सब्जेक्ट के बाद ही लिखते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। संजीव with his friends can solve the puzzle, संजीव किसके साथ, अपने दोस्तों के साथ, तो with जो है with his friends, ये आपका क्या हो गया सब्जेक्ट, ये आपका क्या हो गया एजेंट, ये आपका क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब, solve आपका क्या हो गया मेन वर्ब और ये आपका क्या हो गया ऑब्जेक्ट। she gave me 10,000 rupees, she ये आपका क्या हो गया सब्जेक्ट, gave आपका क्या हो गया मेन वर्ब, मी 10,000 रुपीज। अब मी और 10,000 रुपीज ये दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं, है ना, मी भी और 10,000 रुपीज भी। तो अब यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट मिलकर क्या बनाते हैं, एक सेंटेंस बनाते हैं। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करूं तो ऑब्जेक्ट जो होता है डियर व्यूअर्स वो दो तरीके का होता है, एक होता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक होता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा होता है, वर्ब को सपोर्ट कर रहा होता है, वो क्या कर रहा होता है, वर्ब को सपोर्ट कर रहा होता है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट को सपोर्ट कर रहा होता है। चलिए देखिए,
शी गेव मी 10,000 रुपीज। तो शी जो है ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट, गेव जो है ये आपका हो गया वर्ब, मेन वर्ब। तो शी ने क्या दिया, शी ने 10,000 रुपीज दिया, तो ये आपका क्या हो गया बेटा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब शी ने 10,000 रुपीज किसको दिया, शी ने 10,000 रुपीज मुझे दिया, मतलब सब्जेक्ट को सपोर्ट कौन कर रहा है, ये, तो ये आपका क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए, दे ऑफर द गेस्ट मेनी डिशेस, ये तो आपके किसने ऑफर किया, दे, तो दे जो है ये आपके क्या हो गया, सब्जेक्ट, ऑफर्ड इज मेन वर्ब, तो मेन वर्ब, ऑफर क्या किया गया, डिशेस ऑफर किया गया, क्या ऑफर किया गया, बहुत सारे डिशेस ऑफर किए गए, तो मेन वर्ब को कौन सपोर्ट कर रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सपोर्ट कर रहा है। और उनने किसको दिया, सब्जेक्ट, दे, उन लोगों ने किसको दिया, में गेस्ट को दिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखिए, अगर आपके सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं भी लिखा है तब भी उस सेंटेंस का जो मतलब है वो चेंज नहीं होगा, मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस उतनी ज्यादा नहीं होती जितनी इंपॉर्टेंस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की होती है। मैं आपको एक समझाती हूँ एग्जाम्पल से, जैसे शी गेव, अगर मैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को छुपा दूं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अगर मैं छुपा दूं, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को छुपाने के बाद भी आपको समझ में आ रहा है कि शी गेव 10,000 रुपीज, कि वो 10,000 रुपीज उसने दिया, ठीक। अगर मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को छुपा दूं, अगर मैं पूरा का पूरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को छुपा दूं, तो शी गेव मी, नहीं समझ में आ रहा, मतलब सेंटेंस जो है उस सेंटेंस से आपको कुछ मतलब ही निकल कर नहीं आता। इसीलिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस होती है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस नहीं होती। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो वर्ब को सपोर्ट करता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट को सपोर्ट करता है, ठीक। शुभी ग्रू एंग्री, तो शुभी जो है ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, एंग्री इज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो डियर व्यूअर्स, आज के इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो ये वाला लेक्चर आपको दिल्ली आईएएस रायपुर के यूट्यूब चैनल में भी अपलोडेड मिलेगा और इसके बाद के सारे लेक्चर्स जो हैं वो दिल्ली आईएएस रायपुर के चैनल पे ही अपलोड किए जाएंगे। तो अगर आपको सीजीएसआई मेंस की इंग्लिश की फ्री क्लासेस चाहिए तो बिल्कुल जाइए दिल्ली आईएएस रायपुर को, अपना सपोर्ट दिखाइए, जिस तरीके से आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट किया है उस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। और आपको मैं गारंटी देती हूँ कि आपके एग्जाम्स के पहले तक आपका सीजीएसआई मेंस का जो इंग्लिश की क्लासेस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम कवर करवाएंगे। और हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में नाउन को पढ़ेंगे। और आप ये मत सोचिए कि मैं बहुत ही डीप में जाकर पढ़ाऊंगी, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितना आपके लिए जरूरी होगा, जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, हम उतना ही कवर करेंगे। बस आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए। कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।